अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग ये सब करके ऐसा इंप्रेशन देते हैं, बीजेपी वाले, आरएसएस के लोग और केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे ये लोग अपनी जेब से गरीब लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है और उसके बदले में ये गांव-गांव में जाकर जब चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं कि आपने बीजेपी का, केंद्र की सरकार का नमक खाया है, आपको हलाल करना चाहिए, इसके बदले में वोट देना। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दांव लगाती हुई नजर आई बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। मायावती ने बीते कुछ दिनों पहले ही 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जो रही कुशीनगर और देवरिया, और इससे पहले 78 सीटों पर वह अपने उम्मीदवारों के नाम को घोषित कर चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये बन जाते हैं कि मायावती जिस तरह से अकेले ही दांव खेलती हुई नजर आ रही हैं इन 80 सीटों पर, क्या जीत हासिल करना इतना आसान हो पाएगा? बीते पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बसपा ने जीत हासिल की और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई। लेकिन इस बार 10 सीटों से ऊपर आंकड़ा पहुंच पाएगा या फिर 10 से नीचे बसपा यहां पर सिमटती हुई देखी जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि मायावती आखिरकार अब सीटों में बढ़ोतरी जीत के हिसाब से देखा जाए करती हुई नजर आ सकती हैं या फिर नहीं? देखिए प्रांशी, अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें, ज़मीनी सच्चाई की बात करें, तो वहाँ पर मायावती की पार्टी बेहद कमज़ोर दिखाई पड़ती है। आप इसका एग्जांपल 2022 के चुनावों से ले सकते हैं, जहाँ पर विधानसभा चुनाव में उनको महज 1 सीट मिलती है। यानी कि जो उनका बना बनाया वोट बैंक था, परंपरागत जो वोट बैंक था, वो उनके हाथ से छिटक गया है। लगातार उसमें कमी देखने को मिल रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि उनकी पार्टी का हशर जो है वो बेहद ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक विधायक जीतने का मतलब है कि लगभग आपका जो कह सकते हैं बनाया हुआ पूरा साम्राज्य था वो ध्वस्त होने की कगार पे है। ऐसे में आपको खुद पार्टी को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं जो बसपा है वो कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। आप देखिए आकाश आनंद जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनको ये कहकर कि भाई आप घर बैठ जाइए और उनको किसी भी रैली में नहीं जाने देने का मतलब ये है कि बसपा अपना खुद नुकसान करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि 2007 की बात करें तो वहाँ पर जो मायावती हैं, बसपा है, वो अपने दम पर सरकार बनाती है। 12 में सरकार खत्म होती है, 14 में इलेक्शन होते हैं, बुरी तरह से उनकी हार होती है लोकसभा चुनाव में। 17 में जो कह सकते हैं कि चुनाव होते हैं उसमें भी उनकी बुरी तरह हार होती है। इसके अलावा 19 में जब चुनाव होते हैं वहाँ पर अखिलेश यादव के साथ में उनकी एक बार फिर से गठजोड़ होता है और यहाँ पर 10 सीटें मायावती को मिल जाती हैं। लेकिन हैरानी ये होती है कि चुनाव खत्म होने के बाद मायावती कहती हैं कि भाई जो अखिलेश यादव के साथ में उनका कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और अखिलेश यादव की वजह से उनके वोट कटे हैं, यानी उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, और वो अखिलेश यादव से अपना गठबंधन ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अगले ही साल यानी कि 1 साल के बाद अगर बात करें तो 2022 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मायावती कहती हैं कि भाई मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर जाऊंगी, अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी, और चुनाव में वो उतरती भी हैं। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है कि जो पार्टी 2007 में प्रांशी अपने बूते, अपने दम पर और अपने साहस के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाते हैं, और उसी के 10 साल के बाद भी या 10-12 साल के बाद उनकी पार्टी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसको विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्राफ है मायावती का वो लगातार घट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ऐसे में मायावती को अपना वोट बैंक दोबारा तलाशना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ कमज़ोर हुई है तो उसको ताकतवर नहीं बनाया जा सकता। अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो 84 में यही बीजेपी थी, इसके पास महज 2 सीटें थीं। अब देखिए 300 प्लस पे जाकर वो पार्टी कहीं ना कहीं स्टेबल है। तो ये अपने आप में बताता है कि कमज़ोर होने से बेहतर है उस कमज़ोरी के ऊपर काम करिए और आगे बढ़िए। लेकिन मायावती जिस तरह से जो उनकी पार्टी है लगातार कमज़ोर होती जा रही है, चाहे उनके जो सांसद थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे
रहे हैं या फिर उनके नेता लगातार उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और आकाश आनंद को जब एक तरीके से उन्होंने बैन किया तो अमेठी में हमने देखा कि तमाम सारे बड़े नेता, चाहे रामलखन हो, राजीव शुक्ला हो या और भी तमाम सारे नेता, वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आकाश आनंद को आखिर आपने क्यों बैन किया। वो तो मुखरता के साथ में अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कई कारण हैं प्रांशी, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मायावती जो बात कह रही हैं वो बात उतनी तर्कसंगत नजर नहीं आती। देखिए, मायावती अब आकाश आनंद को पीछे रखकर, जिस तरह से आकाश आनंद पर मुकदमे दर्ज हो गए, बीजेपी पर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया उसके चलते, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और मायावती को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ तो दिखाई दे रहा है आकाश आनंद को पीछे रखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब बात यहाँ पर कर ली जाए लखनऊ लोकसभा सीट के बारे में, जो हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार रखा है। देखा गया है बीते कल 13 मई को मायावती लोकसभा माफ कीजिएगा लखनऊ पहुंचती हैं और लखनऊ में वह क्या कुछ वादे करती हुई नजर आती है। सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं। अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग ये सब करके ऐसा इम्प्रेशन देते हैं, बीजेपी वाले, आरएसएस के लोग और केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं जैसे ये लोग अपनी जेब से गरीब लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है और उसके बदले में ये गांव में जाकर जब चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं कि आपने बीजेपी का, केंद्र की सरकार का नमक खाया है, आपको हलाल करना चाहिए, इसके बदले में वोट देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जो भी राशन फ्री में दिया जाता है तो वो कोई केंद्र की सरकार फ्री में नहीं, वो अपनी जेब से नहीं, बीजेपी वाले आरएसएस के लोग अपनी जेब से नहीं, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से आप लोगों को फ्री में ये राशन दिया जाता है। तो ये कोई बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है। तो आपने अपना नमक खाया है, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खाया है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है, बल्कि अपना एक एक वोट आप लोगों को इनके अपनी पार्टी को ही देना है। और वैसे भी जो गरीब लोगों की एक जटिल समस्या है
देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमारे यूपी के लोगों को मालूम है, लखनऊ के लोग भी अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो मेरी चारों हुकूमतों में कोई भी हमने हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया था। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जिस तरह से मायावती ने यहाँ पर चुनावी दावे और वादे किए हैं, क्या यहाँ पर वह उन्हें जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है इस सीट पर इस तरह से जीत हासिल कर पाना, क्योंकि वैसे तो लोकसभा सीट जो लखनऊ है वो बीजेपी के लिए गढ़ मानी जाती है, और ऐसे में यहाँ पर रुख कर लिया जाए तो पश्चिमी सीट पर जो समीकरण है वो काफी बदल चुका है। 1989 से 2007 तक पश्चिम विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का कब्जा रहा, और इसके बाद 3 बार भाजपा के राम कुमार शुक्ला और 3 बार लालजी टंडन इस सीट से जीत हासिल करते हुए नजर आए। लेकिन 2012 में इस सीट पर समीकरण बदल गया। सपा के मोहम्मद रेहान नईम ने बीजेपी को हरा दिया, और 2017 में बीजेपी से सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने वापसी की, और 2022 में एक बार फिर से सपा का कब्जा हो गया। तो लखनऊ सीट पर परिवर्तन काफी हो चुके हैं। मध्य सीट के कुछ इलाकों में यहां पर शामिल कर लिया जाए तो परिसीमन में भाजपा के कुछ इलाके कट चुके हैं। लखनऊ सेंट्रल सीट पर देखने को मिला है इसका प्रभाव, और ऐसे में यहाँ पर सेंट्रल सीट पर बीजेपी काफी कमजोर होती हुई नजर आई है। तो मुस्लिम दलित वोट बैंक को साधने के प्रयास में मायावती हैं, तो क्या राजनाथ सिंह इस बार इतनी आसानी से जीत हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, बड़ा चेहरा राजनाथ सिंह, जाहिर सी बात है, और रक्षा मंत्री हैं, और एक कह सकते हैं कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है, लोकप्रियता है, और काफ़ी जाना माना नाम है। जाहिर बात है कि उनके प्रति लोगों का आकर्षण तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर मुकाबला टफ है। देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि चीज़ें बदलती हैं। कई बड़े नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ता है। हमने अगर हम पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी सामना करना पड़ा। तो हार जीत तो एक हिस्सा है इस कह सकते हैं राजनीति का। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो मायावती का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल मायावती इसी कॉम्बिनेशन के साथ में कहीं ना कहीं चुनाव जीती हुई नजर आई। उन्होंने ब्राह्मण को अपने साथ लिया, उन्होंने तमाम जो समुदाय हैं कह सकते हैं मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ मिलाया, सवर्ण को अपने साथ मिलाया, दलितों को अपने साथ मिलाया। तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा रहा कि किस तरह से उन्होंने जो सोशल तरीके से लोगों की जो कनेक्टिविटी है उसको अपने साथ जोड़ा, और नतीजा ये हुआ कि 2007 में वो अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब रही। लेकिन 2012 के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जिसके दम पर वो लगातार
सत्ता में आती रहीं, चुनाव जीतती रहीं, और वही वोटर्स उनसे छिटक कर दूर चला गया। और अब जिस तरह हमने देखा, चाहे मलूक नागर हों या रितेश पांडे हों या और भी कुछ नेता हों, जिस तरह दानिश अली हों, ऐसे तमाम सारे नेता जिस तरह से उनका साथ छोड़कर यहाँ वहाँ गए हैं, तो उसको भी लेकर ये कहा जाता है कि मायावती की मुश्किलें बड़ी हैं। अगर यहाँ पर सब लोग मायावती के साथ होते, जो जिताऊ कहीं ना कहीं प्रत्याशी थे, तो मायावती का कद यहाँ पर मजबूत होता। और साथ में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़ी होती, अगर उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ती, तो यहाँ पर वो बीजेपी के ऊपर संकट ला सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेले चुनाव में जाऊंगी, तो इसका खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ सकता है। बाकी रिजल्ट आने के बाद हम तय कर पाएंगे मायावती को कितना नुकसान हुआ, कितना उनका जो फायदा होता हुआ नजर आया। क्योंकि अभी से बहुत कयासबाजी करना, अभी से बहुत कह सकते हैं कि ये अनुमान लगाना कि यही जीत जाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि अगर मायावती सही तरीके से और सही समय पे कमान संभालती प्रचार प्रसार की, तो शायद उनको फायदा हो सकता था। अब यही देखना होगा कि आखिरकार मायावती इस सीट पर अपने प्रत्याशी को जीत दिला पाएंगी या नहीं। 20 मई को इस सीट पर मतदान होंगे और नतीजे सामने आएंगे लोकसभा चुनाव के 4 जून को। देखते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।